हेलो बच्चों, रे ऑप्टिक्स के अगले टॉपिक को देखते हैं जो कि हमारा है पार्श्विक विस्थापन। अपवर्तन से रिलेटेड हमारा टॉपिक है। क्या है? पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन होता क्या है पहले उसको समझा जाए। ठीक है, तो लिख दिया गया यहाँ पे टाइम बचाने के लिए, जब प्रकाश की किरण समांतर फलकों वाले पट से गुजरती है। फिगर भी बनाते चले। समांतर मान लेते हैं, ये क्या है आपके समांतर है, यानी ग्लास स्लैब की बात की जा रही है। अब समझिए डेफिनेशन को, क्या होता है। जब प्रकाश की किरण समांतर फलकों वाले पट से गुजरती है, इससे होकर के जब गुजरती है तो ठीक है, इन किरणों के बीच की जो लंबवत दूरी होती है, उसी लंबवत दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। इसको समझने के लिए चलिए पूरा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि यह जो है हमारा एक अभिलंब है। ये क्या है? एक अभिलंब है जिसका नाम आप दे सकते हैं नॉर्मल एन डैश लिख लीजिए। ठीक है, एन डैश बना लीजिए। एक अभिलंब है और कोई प्रकाश किरण है जो अभिलंब से आई कोण पर आपतित होती है। ठीक है, कोई प्रकाश किरण है जो आई कोण पर आपतित होती है। ये आपका क्या है? ग्लास है। इसका अपवर्तनांक मान लेते हैं कितना है? n है। और इधर जो है आपका मान लेते हैं क्या है? वायु है। इधर आपका क्या है? एयर है, वायु है। इस कंडीशन में क्या होगा? वायु के लिए n का मान हम लोग कितना रखते हैं? 1 रखते हैं। ठीक है, अब इसका कुछ ना कुछ मान होगा। कहने का मतलब ये है कि ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहा है। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो सीधे न जा करके अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाएगा। ठीक है, पहले तो हम लोग इसका सीधा सीधा वाला रास्ता बना लें। अगर यह न झुकता तब कैसे जाएगा? अगर झुकेगा नहीं तो कुछ इस प्रकार से जाएगा, इन रास्तों से होकर के बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक है, लेकिन अब यह क्या हो जाएगा? झुक जाएगा। तो कितना झुकेगा उसको ध्यान से देखिए। कुछ कोण झुक जाएगा, झुक गया। अब इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं। यानी जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो अभिलंब की ओर झुक गया। ठीक है, मान लेते हैं अभिलंब के साथ जो कोण बनाया वो कितना बनाया? आर। ये दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, ये तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगा। अगर ये आई है तो ये टोटल क्या होगा? आई होगा। जो बगल में छूट रहा है उसको मिला ले तो कितना हो जाएगा? आई होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब आई में से आप आर को घटा देंगे तो ये वाला भी मिल जाएगा। यानी ये कितना बनेगा? ये बनेगा आपका आई माइनस आर। ये जो छोटा वाला जो बन रहा है ये कितना बनेगा? आई माइनस आर बनेगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आ गया प्रकाश किरण, यहाँ से चला अपवर्तित होकर अभिलंब की ओर झुका, फिर यहाँ पे आ गया। यहाँ पे भी आप क्या करिए? अभिलंब की इस वाले पृष्ठ के लिए अभिलंब ले लेते हैं, इस वाले पृष्ठ के लिए अभिलंब ले लिया गया है। ठीक है, इस वाले पृष्ठ के लिए अब फिर क्या होगा? फिर सघन से विरल में जाएगा। देखिए, विरल से सघन में आया, अभिलंब की ओर झुक गया, फिर सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। यानी यह सीधे न जा करके थोड़ा सा क्या हो जाएगा? दूर हट जाएगा। और यह कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। सीधे जाता तो कैसे जाता? लगभग कुछ इस प्रकार से जाता, लेकिन सीधे न जा करके वो क्या हो जाएगा? अभिलंब से दूर हट जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस हुआ। एक ग्लास स्लैब से होकर प्रकाश किरणें कैसे चलती हैं, किसी भी समांतर पट्ट से हो करके प्रकाश किरणें कैसे चलती हैं, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएंगी, फिर दूसरे से पहले में आएंगी तो उस कंडीशन में अभिलंब से दूर हट जाएंगी। इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है कि प्रारंभिक या कह सकते हैं आपतित किरण और निर्गत किरण, ये क्या है? आपतित किरण। पूरा टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या आपतित किरण है, और ये जो है आपका निर्गत किरण। आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों क्या होती हैं? समांतर होती हैं। जब ग्लास स्लैब से निकलती हैं तो क्या होती हैं? समांतर होती हैं। और इन्हीं के बीच की जो लंबवत दूरी होती है, चाहे लंबवत दूरी यहाँ पे हो, यहाँ पे कहाँ, चाहे जहाँ पे ले लीजिए, जब समांतर है तो सभी जगह अंतर क्या होगा? समान होगा। समांतर का मतलब यही होता है। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, इसी दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बाहर निकलने पे दोनों समांतर किरणों के बीच की जो लंबवत दूरी होगी, उस लंबवत दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। चलिए कुछ और नाम दे लेते हैं। ये कोण मिल गया आपका। दो समांतर रेखाएं, ये भी अभिलंब, ये भी अभिलंब,
तो दो समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होंगे, यह इसके इधर, यह इसके इधर, यानी ये कोण भी कितना हो जाएगा, तो ये कोण भी आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, ये कोण भी कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब और चीज़ों को देखिए बारीकी से, यह मान लेते हैं ये तो अभिलंब है नॉर्मल, और यह मान लेते हैं कि हमारा पार्श्विक विस्थापन कितना है, डी है। पार्श्विक विस्थापन कितना है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्मॉल डी है। अब इस त्रिभुज का कुछ नाम दे लेते हैं हम लोग, नाम दे लिया जाए, ये नाम दे लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं बी, और इसको ले लेते हैं सी, ए बी और सी। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, यह एक समकोण त्रिभुज हो गया। कौन सा, ए बी सी, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज में हमको चाहिए क्या, इसके सामने क्या है, ये लंब बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यानी हमको चाहिए साइन का रेशियो, साइन का अनुपात चाहिए। तो लिखेंगे क्या इसके प्रूफ के लिए, ठीक है, क्या बनेगा इसके प्रूफ के लिए, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे तो यही कोण हमको लेना है। साइन थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे, आई माइनस आर, साइन आई माइनस आर। साइन थीटा बराबर होता है लंब, लंब कितना है आपका बी सी बटे कण, कण कितना है 90 अंश के सामने वाला कण, ये ए सी। ठीक है, तो फार्मूला क्या बना, बी सी अपान ए सी। अगली लाइन में मान रख लीजिए, साइन आई माइनस आर बराबर बी सी, पता है, हाँ डी। ठीक है, ए सी लेकर के सी तक नहीं पता है, ए से लेकर सी तक का नहीं पता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर यहीं पे इक्वेशन 1 बना के हम लोग छोड़ देते हैं। सी की जो वैल्यू आएगी सी की जगह पे लिख लिया जाएगा। ठीक है, पहले ए सी की वैल्यू निकालना ज़रूरी है। चलिए देखते हैं ए सी के लिए। अब आ जाइए इस वाले त्रिभुज में। ठीक है, इस वाले त्रिभुज में जब आएंगे और हमको चाहिए क्या, ए सी चाहिए। ए सी कौन सी भुजा है, ए सी कौन सी भुजा है, कण है। देखिए इस वाले त्रिभुज में क्या है, त्रिभुज ए एन सी में ए सी क्या है, कण है। तो कण, और हम जानते हैं ग्लास स्लैब की जो मोटाई है वो हम मान लेते हैं कितना है, टी है। तो कण और आधार में जो संबंध बताएगा वह कौन बताएगा, इस कोण के लिए कौन बताएगा, तो कॉस थीटा बताएगा। यानी लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए एन सी में, त्रिभुज ए एन सी में चलेंगे और लिखेंगे कॉस थीटा, थीटा की जगह पे आर। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार, आधार कितना है ए एन बटे कण कितना है ए सी। कॉस आर इज इक्वल्स टू ए एन, ए से लेकर के एन तक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं, अपॉन ए सी। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे हम लोग अगर इसको अलग अलग करें तो ये भी कह सकते हैं कि 1 अपान ए सी, 1 अपान ए सी के जगह पे, या फिर सिंपली आप लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, ए सी की वैल्यू ला लेते हैं, या ऐसे भी कर लेते हैं 1 अपान ए सी, टी को हम लोग इधर भेज देते हैं। तो क्या लिखा जाएगा, कॉस आर अपॉन टी। एक बार फिर समझने की कोशिश कीजिए, 1 अपान ए सी को ऐसे रहने दीजिए, टी गुणे में है इधर भेज देंगे तो भाग हो जाएगा। ठीक है, यानी जहाँ कहीं भी 1 अपान ए सी होगा उसके जगह पे यह लिख सकते हैं। और इसी को आप कहाँ पे रख लीजिए, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में जब रखेंगे तो क्या मिलेगा उसको ध्यान से समझिएगा। इसी को हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में 1/AC है, इसी के जगह पे रख लिया जाएगा। तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, साइन आई माइनस आर बराबर कितना के डी, तो रहेगा ही रहेगा। और 1 अपान AC के जगह पे लिखना है कितना, लिखना है कॉस आर अपॉन टी, कॉस आर अपॉन टी। हमको फार्मूला किसका बताना है, डी का बताना। तो डी को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। टी भाग में है, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, बनेगा टी साइन आई माइनस आर, और ये गुणे में है इधर आके हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो बराबर कितना के, डी के, यानी डी का ये एक फार्मूला मिल गया। ठीक है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट का यह एक फार्मूला मिला क्या, टी साइन आई माइनस आर
अपॉन कॉस आर इज इक्वल्स टू डी, यानी कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकालना हो पार्श्विक विस्थापन कितना हो रहा है, तो हमको पता होना चाहिए क्या कि ग्लास स्लैब की मोटाई क्या है, कितने अंश के कोण पर आपतन हो रहा है और अपवर्तन हो रहा है। ठीक है, आपतित कोण मतलब आपतन कोण क्या है और अपवर्तन कोण क्या है, ये डेटा अगर पता रहेगा तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर यह आपतन कोण लघु मतलब आई का मान छोटा हो, इस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, लघु आपतन कोणों के लिए, लघु आपतन कोणों के लिए, लघु आपतन कोणों के लिए जब बात करें तो क्या मिलेगा उसको ध्यान से देखिए। लघु आपतन कोणों के लिए जब बात करेंगे तो इस कंडीशन में ये जो हम लोग साइन आई माइनस आर लिख रहे हैं, तो ये साइन आई माइनस आर टेंड्स टू आई माइनस आर, तब यह केवल क्या लिखा जाएगा, आई माइनस आर लिखा जाएगा। और कॉस के महत्तम मान को लिया जाएगा, सॉरी कॉस के न्यूनतम मान को लिया जाएगा, तो कॉस का मिनिमम जो वैल्यू होता है, भाई लघु मतलब होता है छोटा, कम से कम, तो कॉस में कम से कम जो होगा कॉस 0 अंश होगा, जिसका मान कितना होता है 1 होता है, यानी कॉस आर की जो वैल्यू होगी टेंड्स टू कितना होगा 1 होगा। अब इसी को हम लोग इस फार्मूले से मॉडिफाई कर लेते हैं, क्या मिलेगा उसको ध्यान से देखिए। तब फार्मूला क्या मिला आपका, डी इज इक्वल्स टू टी, साइन को हटा देंगे और इसके जगह पे क्या लिखा जाएगा आई माइनस आर, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 1, फाइनली डी बराबर क्या मिलेगा टी आई माइनस आर, डी टी आई माइनस आर, ये फार्मूला मिल जाएगा। यह किसके लिए है, अगर यह जो कोण हो वो क्या हो, बहुत कम हो, निम्नतम विचलन हो, ठीक है, या कह सकते हैं सॉरी लघु आपतन कोण हो, उसके लिए यह फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से आप जानते हैं क्या, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू एन होता है, लेकिन अगर ये छोटे हों तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर होंगे किसके, आई अपॉन आर के, किस कंडीशन में, जब आपका आपतन कोण जो होगा वो लघु होगा, उस कंडीशन में साइन आई आई के साइन आर आर के बराबर होगा, और यह फार्मूला होता है किसके बराबर, एन के। तो अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ से हम लोग आर की वैल्यू निकालते हैं तो आर बराबर मतलब आर को यहाँ पे और एन को यहाँ पे भेज देंगे तो आर बराबर आई अपॉन एन मिलेगा। ठीक है, आर बराबर क्या, आई अपॉन एन, और इसी को हम लोग क्या करते हैं आर के जगह पे लिख लेते हैं। तो जब आर के जगह पे लिखेंगे तो डी का एक नया फार्मूला बन जाएगा, क्या बनेगा, आर के जगह पे क्या लिखा जाएगा, आई अपॉन एन, और दोनों में से आई कॉमन कर लेंगे तो टी इंटू आई ब्रैकेट में क्या 1 माइनस 1 अपॉन एन, यानी डी का एक नया फार्मूला मिला क्या, टी आई एन सॉरी 1 माइनस 1 अपॉन एन। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि जो पार्श्विक विस्थापन होता है, जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, वह किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट निर्भर करता है कि ग्लास स्लैब की मोटाई क्या है, ठीक है, इसकी मोटाई क्या है, साथ ही साथ निर्भर करता है किस पे, आपतन कोण के मान पे निर्भर करता है। ग्लास स्लैब का कुछ ना कुछ अपना अपवर्तनांक जो होगा तो फिक्स वैल्यू होगी। ठीक है, तो दो बातों पे निर्भर करता है, किसी भी ग्लास स्लैब का जो अपवर्तनांक होता है वो किसी भी ग्लास स्लैब से होकर के जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है वह किस पे निर्भर करता है, ग्लास स्लैब की मोटाई पे निर्भर करता है, साथ ही साथ आपतन कोण के मान पर निर्भर करता है। ठीक है, जहाँ पे एन जो है वो आपका क्या है, किस माध्यम में जा रहा है, मतलब ग्लास स्लैब का अपवर्तनांक क्या है वो है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इस टॉपिक में 3 फार्मूलों को विशेष सीखा। क्या क्या, ग्लास स्लैब में अगर आपका आपतन कोण लघु से बड़ा हो, मतलब बड़े आपतन कोण के लिए यह फार्मूला यूज करेंगे, और अगर लघु आपतन कोण होगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे, और अगर आर नहीं दिया होगा, केवल आई दिया होगा, तो उस कंडीशन में हम लोग यह फार्मूला यूज करेंगे। इस टॉपिक में हम लोगों ने यही सीखा है।